झारखंड के आंकड़े क्या कुछ हैं, जरा बिहार और झारखंड की तस्वीर दिखा दें दर्शकों को। बिहार में कुल सीट हैं 40, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 31 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आरजेडी के गठबंधन को सिर्फ 9 सीटें मिल रही हैं। हालांकि 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन यहां पर आरजेडी गठबंधन अपना मान सकता है, क्योंकि तब सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। और अब देखिए झारखंड की तस्वीर क्या है, झारखंड की तस्वीर भी जरा दर्शकों को दिखा दें। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है हेमंत सोरेन के साथ, वो गठबंधन यहां पर जीतता नजर आ रहा है। हरीश रावत साहब, बिहार और झारखंड की तस्वीर तो हमने दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल टैली है उसके मुताबिक एनडीए को अधिकतम 378 सीटें और इंडिया गठबंधन को अधिकतम 169 सीटें, 5% का मार्जिन ऑफ एरर भी है। लेकिन आपके हिसाब से अगर यही सच रहता है तो कहां कमी रह गई सर? देखिए, ये जो प्री पोल प्रोसेस शुरू होने से पहले जो सर्वेक्षण थे, करीब करीब ये एजेंसी उसी पर स्टिक की हैं, उसी के चारों तरफ ये आंकड़े हैं। और ये जो 2.5 महीने की पोल प्रोसेस रही है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि सामाजिक न्याय की ताकतें, सामाजिक परिवर्तन की ताकतें एकजुट हुई हैं और उन्होंने एकजुट होकर के इंडिया के साथ खड़ी हुई है, हमारे गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने एक प्रकार से चुनाव अभियान को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है। पहले चरण के चुनाव में जरा सा धीमी थी गति, लेकिन दूसरे चरण के बाद से तो वो प्रबल रूप से गति पकड़ा है। तो इसलिए ये सारा मत इतना होता है कि जो इंडिया को सरकार में लाता है। और इसलिए हमारा अनुमान यह है, आज भी हमारा अनुमान यह है, और हमारे इंडिया गठबंधन के नेतागण बैठे थे, उन्होंने भी अनुमान बताया है, हम 300 के आसपास सीटें लाएंगे, जिसमें ममता जी जो बंगाल से आएंगे उनके वो भी सम्मिलित हैं, क्योंकि वो भी गठबंधन का हिस्सा है। नहीं सर, जैसे आप अनुमान की बात कर रहे हैं ना, हमने भी सर्वे को कलेक्ट करके अनुमान के सामने रखा। हम ये नहीं कह रहे नतीजा है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन सर, इसमें जो दिख रहा है उत्तराखंड में, सर आपके पुत्र भी चूंकि खड़े हैं हरिद्वार से, वो भी नहीं जीत पा रहे हैं। आप वहां मुख्यमंत्री रहे, खुद कैंपेनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी आपने। जी देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर हम 5 सीटों पर अच्छी टक्कर में हैं और मैं समझता हूं उनमें से हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। आप देखिएगा, जब ये मतपेटियां खुलेंगी तो जो मेरी आशावादिता है वो सही साबित होगी। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके साथ नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? देखिए, चेहरे जो है, अटल जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता है विपक्ष के पास। लेकिन जब परिवर्तन की बात आई तो 2004 में लोगों ने इंडिया साइनिंग के हीरो अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव में पराजित कर दिया, उनके नेतृत्व को पराजित कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी उनसे बड़े चमकीले चेहरे हैं। कितना ही मीडिया मैनेजमेंट कर दें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्वीकारिता थी, वो स्वीकारिता के लेवल को जो है कोई दूसरा नहीं छू सकता है अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से भी पूछ करके देख लीजिएगा। लेकिन तो इसलिए जब जनता परिवर्तन का मन बना लेती है, ये जनता ने इस समय परिवर्तन के लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है और अपने इश्यूज पे दिया है, अपने इश्यूज को छांटा है, लोकल, अपनी महंगाई को, बेरोजगारी को, ऐसे सवालों को छांटा है जो उसके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। और उनको लगा कि कांग्रेस ठीक कह रही है कि अपने को देख करके वोट करिए, और लोगों ने अपने को देख करके वोट किया। इसलिए लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया और लोगों को लगा कि ये 400 के पार का नारा जो है, ये जो घमंड का द्योतक है, और उन्होंने इसको लॉक स्टॉक रिजेक्ट कर दिया। उनको लगा कि इसके आड़ में कहीं ऐसा इरादा तो नहीं है कि संविधान में परिवर्तन लाएं, उसमें बदलाव लाएं, आरक्षण और सामाजिक न्याय को पृष्ठभूमि में डाल दें। तो इसलिए लोगों ने वोट किया है। बिल्कुल हरीश जी, देखिए ये तो मतलब मैं मान के चलता हूं कि हर एक राजनेता के पास ये अधिकार और जिम्मेदारी भी उनकी कि अपनी पार्टी को डिफेंड करे। बट अभी के एग्जिट पोल में सर जो बातें आप कह रहे हैं ना सर, वो उसके विपरीत नतीजे हमारे पास आ रहे हैं। 4 जून का हम भी इंतजार कर रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि सर एक्सेप्टेबिलिटी,
वो स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नरेंद्र मोदी ने 2 टर्म में दिखाया और तीसरे टर्म में ये एग्जिट पोल उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को फिर से स्थापित कर रहा है। वैसे हरियाणा दिखा देते हैं एक बार, हरियाणा में क्या परफॉर्मेंस रही है किन पार्टियों की, वो देख लीजिए। बीजेपी के पास 7 और कांग्रेस के पास 3, यानी 10। ये 10 के 10 हरियाणा 2019 में बीजेपी के पास थे और इस बार बीजेपी 7 और कांग्रेस 3, यानी 3 का नुकसान। साथ ही साथ पंजाब की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए पंजाब में किस तरीके की तस्वीर। 7वें चरण में चुनाव हुआ। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं, कांग्रेस को 6, आम आदमी पार्टी को 4 और अन्य के खाते में 1 जाती हुई सीट नजर आ रही है। मनोज सर, हरियाणा और पंजाब के इन आंकड़ों का क्या कुछ मतलब सर आप समझते हैं? किसान आंदोलन, तमाम तरीके की नाराजगी, अकाली दल का अलग होना, उसके बाद ये प्रदर्शन। देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ जो इंडी अलायंस है वो तो वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। और पंजाब में देखिए महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके से एक कंफ्यूजन है या जिस तरीके से वहाँ पिछले इलेक्शन के मुकाबले चेंजेस हुए हैं, पंजाब भी वो एक स्टेट है जहाँ की पिछली लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले काफी चेंजेस हुए हैं। पिछली लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी की अभी है, और उस समय अकाली दल और बीजेपी में एक अलायंस था। ये पहला इलेक्शन है पंजाब में, पहला इलेक्शन है काफी सालों में, जबकि बीजेपी अपने दमखम पे वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट उसने किया है। तो बीजेपी और उतनी सीटें जीत रही है जितनी की 2019 में जीती। हाँ, उतनी ही सीटें बीजेपी को आने का अनुमान है। लेकिन बीजेपी का वहाँ गेम प्लान ये है कि थोड़े टाइम के बाद अकाली दल काफी ज्यादा छोटी, मतलब उन्हें लगता है कि वहाँ का जो हिंदू वोट बैंक और खासतौर से शहरों का जो वहाँ वोट बैंक है, तो बीजेपी उसको अट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एक पॉइंट मैं सिंह साहब